नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। एक तरफ कोरोना के केस बहुत ही तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाबंदियां भी सख्त होती जा रही हैं। बीते 24 घंटे के अंदर देश भर में कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। हालात कितने भयानक हैं, इस बात से अंदाजा लगाइए कि मरीजों के लिए बेड की कमी है, बीमारों के लिए दवाओं की कमी है और मरीजों तक पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन की भी बेहद कमी होती जा रही है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर कोरोना के केस इसी गति के साथ आगे बढ़ते रहे तो आने वाले समय में हालात क्या हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ऐसे में जब कड़े फैसले नाकाम नजर आते हैं तो जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है और अगर हम कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं निकल कर आएगा और ना ही केसों पर लगाम लग पाएगी। तो कोरोना के बढ़ते केसों के बीच हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, कैसे कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है, सब कुछ समझने के लिए हमारी अगले 1 घंटे की आज चर्चा होने वाली है। तमाम डॉक्टर्स मेरे साथ यहां पर जुड़े होंगे। किस तरह की एहतियात आपको बरतने की जरूरत है, यह लगातार प्राइम न्यूज आपको बताता रहा है। बार बार हाथों को धुलते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का आप ठीक से पालन कीजिए, पब्लिक प्लेस में हाइजीन को मेंटेन करके रखिए, यहां वहां गंदगी ना फैलाइए, यहां वहां थूकिए मत। जो तमाम स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली चीजें हैं उनको खाइए, बेवजह घर से बाहर ना निकलिए। मतलब मार्केट का जो आपका कांटेक्ट टाइम है वो बहुत ही कम होना चाहिए। बहुत जरूरी होने पर ही घर से आप बाहर निकले और बार बार हाथों को आप सैनिटाइज करते रहें, हाथों को धोते रहें। ऐसा इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी दिल्ली में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के लिए 7,000 बेड रिजर्व किए जाएं। ये केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है। साथ ही ऑक्सीजन भी तुरंत मुहैया कराएं, इसके लिए भी इन्होंने मांग की है। आपको बताएं कि दिल्ली में कोरोना इमरजेंसी लागू है। एक तरह से 25,000 केस 24 घंटे में सामने आए। 100 से भी कम आईसीयू के बेड बचे हैं। 167 मरीजों की जान एक ही दिन में जा चुकी है और 4% पॉजिटिविटी का रेट बढ़ चुका है। मतलब बीमार होने वालों की दर 4% अब और बढ़ चुकी है। तो आप सोचिए कि राजधानी के जब ये हाल हैं तो देश के जो अन्य राज्य हैं, जो अन्य स्थान हैं जहां पर अस्पतालों की अच्छी से व्यवस्था नहीं है, वहां पर लोगों को कितना सावधान होने की जरूरत है। आपको लग रहा होगा कि कोरोना के इस दौर में बार बार हम आपको सचेत क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है। आपको ये भी बता देते हैं कि किन किन चीजों को आज छूट मिलने वाली है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एटीएम, यहां पर आप जा सकते हैं। पेट्रोल पंप और गैस की सप्लाई को छूट रहने वाली है। ये लोग अपने काम को निर्बाध रूप से कर सकते हैं। बिजली विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन, जल संस्थान अपने काम ठीक से करते रहेंगे। होम डिलीवरी करने वाले जो तमाम संस्थान हैं वो लगातार अपना काम करते रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं के जो परिवहन है, जो तमाम चीज़ों की सप्लाई करते हैं, वो सुचारू रूप से यहाँ वहाँ दूसरे राज्यों में आ सकेंगे, जा सकेंगे। साथ ही एटीएम खुले रहेंगे, एटीएम को बंद नहीं किया जाएगा ताकि किसी भी तरह से कैश की दिक्कत लोगों को ना होने पाए। साथ ही सरकार ने यह भी अपील की है कि जितना हो सके आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही इस वक्त पेमेंट कीजिए ताकि आपका संपर्क दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से नोट के जरिए ना हो पाए। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों को छूट मिलने वाली है। जो आवश्यक वस्तुओं के परिवहन है वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में लगातार इनका निर्बाध रूप से आवागमन चलता रहे ताकि जो खाने का सामान है, जो बहुत ही ज़रूरी सामान है, उनकी सप्लाई लगातार होती रहे। तो लगातार प्राइम न्यूज आपको अपडेट कर रहा है। तमाम डॉक्टर्स मेरे साथ आज यहाँ पर जुड़े होंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि 2-3 दिन में 6,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड तैयार करेंगे, ये मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में बोला है। तो आप सोचिए कि राजधानी में जिसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है, अगर हम दूसरे राज्यों की तुलना करें तो कई ऐसे जिले हैं तमाम राज्यों में जिनका क्षेत्रफल दिल्ली से ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह की कोरोना इमरजेंसी लागू है तो निश्चित रूप से दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में भी लागू हो सकती है। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जो लॉकडाउन लगाया गया है, चाहे वीकली लॉकडाउन हो, चाहे महाराष्ट्र का लॉकडाउन हो, चाहे इंदौर की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर लॉकडाउन लगाया गया है ये हम सबके भले के लिए लगाया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉकडाउन है, लगातार प्राइम न्यूज उस खबर को कवर करता आया है। तमाम पुलिस के अधिकारियों को हम लोग सचेत करते आए हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सबसे अहम है। जो पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से यहां पर निभा जाते हैं तो निश्चित रूप से जो ये 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, इसकी अवधि पूरी होते होते हम कम से कम एक कड़ी तो कोरोना चैन की तोड़ ही पाएंगे। जब अगला लॉकडाउन आएगा उसमें हम इसकी दूसरी चैन को तोड़ पाएंगे। तो हो सकता है जो ये एक चैन सी बनती जा रही है संक्रमण की, उसको हम कहीं ना कहीं छोटा कर पाएंगे, उसको हम तोड़ पाएंगे और जो संक्रमितों की दर है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। लेकिन आगामी आने वाले 10 से 15 दिन हम सब के लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए सचेत रहिए, सावधान रहिए। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे अब आपको बचना है। और साथ ही हम आपको बताएं कि जो तमाम दवाएं हैं जिनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जैसे रेमडेसिविर को लेकर भी केंद्र सरकार ने अब कहा है कि 1,000 रुपए तक की उसमें कटौती की गई है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी। आप भी कोशिश कीजिए कि किसी भी ऐसी दवा को आप ना लीजिए जो कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं की है। आपको बता देते हैं देश में इस वक्त कोरोना का हाल क्या है। 2,60,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, 1,492 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है 24 घंटे के दौरान। और अब तक अगर बात करें तो कुल
1,77,000 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। 1,38,000 लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित है लगातार, और देश में कोरोना के अभी भी एक्टिव केस 14 लाख से ज्यादा बने हुए हैं। तो आप सोचिए कि परिस्थितियां पूरे देश में किस तरह की हैं। 1,492 लोगों की 24 घंटे के दौरान मौत हुई है, और कुल मौतों की बात करें तो 1,77,000 का ये बड़ा आंकड़ा है। आपको बताएं कि 1,38,000 लोग 24 घंटे के अंदर कोरोना से रिकवर हुए हैं। अगर बात करें तो 17,93,000 लोग अभी भी कोरोना से बीमार पूरे देश में बने हुए हैं। तो 17 लाख से अधिक का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। यह हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। महामारी की मार है, चारों तरफ हाहाकार है, इसलिए अब सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो चर्चा होने वाली है उसको ध्यान से आप लोग सुनिए, उसको समझिए, और जो डॉक्टर आपसे अपील करेंगे, तमाम देश के बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर, बहुत ही बड़े जो इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सक होंगे, मेदांता अस्पताल के भी डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, नर्सिंग होम के चेयरमैन भी मेरे साथ होंगे, और हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता भी मेरे साथ होंगे। इन सब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना काल में हम किस तरह से बच सकते हैं, हमको क्या क्या सावधानी रखने की यहां पर जरूरत है। तो तमाम मेहमान मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। एक बार मैं आपको सबसे पहले उनसे रूबरू करा देता हूं। डॉक्टर अनूप अग्रवाल है मेरे साथ, चेयरमैन नर्सिंग होम में, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, इनकी भी राय बहुत जरूरी हो जाती है आज यहां पर, क्योंकि समझाएंगे कि आयुर्वेद का इस वक्त कितना अहम रोल है। डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव मेरे साथ होंगे, प्रभारी कोविड वार्ड मेदांता अस्पताल लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। तो डॉक्टर अनूप अग्रवाल, सबसे पहले आपके पास आते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से कोरोना का दौर है, तमाम इस समय रिसर्च सामने आ रही है, और लोग घर में हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो रिसर्च को पढ़ पढ़कर लोग डर भी रहे हैं कि हवा से फैल रहा है, पानी से और तेज गति से फैल रहा है। जो लोग घर में भी हैं, तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि पीपी किट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो भी संक्रमित हो गए। लोगों को कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे और उनका पूरा का पूरा वातावरण, आसपास का पड़ोस भी सुरक्षित रहे? देखिए, आपने बिल्कुल कहा, समझने डरने की जरूरत है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो शायद वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। कोरोना आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में भयावह रूप ले चुका है। उत्तर प्रदेश और खासकर लखनऊ के हालात ये हैं कि बेड, चाहे कोविड मरीज हो या नॉन कोविड मरीज हो, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, एम्बुलेंस, किसी भी तरह का मिलना नामुमकिन सा हो गया है। शासन प्रशासन कुछ भी क्लेम करे, लेकिन मरीज इतने ज्यादा रोज आ रहे हैं कि शायद शासन प्रशासन की क्षमता, प्राइवेट हॉस्पिटल की क्षमता के वो बाहर है। तो ना डरने का कोई कारण नहीं। अगर आज आप नहीं डरेंगे, बहुत शायद सबसे बड़ी गलती करेंगे। बहुत सही। अब इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको करना क्या है। देखिए, स्टडी हमेशा आती रहेंगी, बदलती रहेंगी। आज से 1 साल पहले सीडीसी में जब लास्ट कोविड आया था तो कहा था सरफेस ट्रांसमिशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली सीडीसी अमेरिका ने कहा है कि सरफेस ट्रांसमिशन शायद नहीं होता है। तो हमें इन स्टडीज से आम जनता को कोई मतलब नहीं। आम जनता को समझना है, उसके लिए SMS सबसे इम्पोर्टेंट है। सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। अगर समाज के लोग अपना कर्तव्य का इन 3 SMS चीजों पर पालन कर लें, बिल्कुल, तो शायद जिस तरह से मरीज आ रहे हैं उनको रोका जा सके। और दूसरा, जनता के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि जब भी आपको बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, प्लीज घबराए नहीं, अपने आप को आइसोलेट कर दे। मान के चले कि कोविड है, इस कंफ्यूजन में नहीं रहे कि मैंने बर्फ का पानी पी लिया है, मैंने आइसक्रीम खा ली है, मैं AC में लेट गया हूँ, शायद इसलिए हो गया। काफी लोग गलती कर रहे हैं अभी भी, और परिवार के साथ मिक्सअप होकर बैठ के साथ में खाना खा रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा परिवार। बहुत जरूरी बात आपने यहाँ पर बोली, तो बिल्कुल सही। पहले भी सिम्टम पर अपने आप को आइसोलेट कर ले, चाहे RT-PCR नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, या RT-PCR आप ना करा पा रहे हो, आप मान ले कि आपको कोविड ही है। सभी सोशल मीडिया पर आपके माध्यम से सभी डॉक्टर्स बता रहे हैं कि करना क्या है। 5 दवाइयां हैं, उनको खाने की जरूरत है। आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन C, विटामिन D और जिंक। आपको अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, मास्क यूज करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी फूड खाना है और पानी पीना है। पहले आप तुरंत RT-PCR के कराने के लिए मत भागें। जब सुविधा हो तब आप RT-PCR टेस्ट कराएं। ऐसा हो सकता है कि आपका RT-PCR नेगेटिव हो, लेकिन आपको सिम्टम है। अब फिर यहाँ पर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। मैं फिर से अपील करूंगा जनता से कि RT-PCR नेगेटिव भी आ रहा है, और अगर आपको सिम्टम है
तो आप यही मान के चले कि आपको कोविड है, क्योंकि 30 से 40% लोगों में RT-PCR कोरोना होने के बावजूद निगेटिव आ रहा है। तो इस बात को ध्यान दें, निगेटिव। तो ये बहुत जरूरी बात यहाँ पर आपने बताई है, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि यहाँ पर दर्शकों को कई बार कंफ्यूजन क्या हुआ कि एंटीजन टेस्ट जैसे वो लोग करा रहे थे तो उसमें निगेटिव आ रहे थे, लेकिन उसके 5-6 दिन बाद जब उनकी हालत ज्यादा गंभीर हुई, RT-PCR उनका टेस्ट हुआ तो वो उसमें पॉजिटिव निकले। इस तरह से भी दर्शकों को आप यहाँ पर क्या समझाना चाहेंगे, क्योंकि ये 2 तरह के टेस्ट हैं, तो इसमें भी दर्शक बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, 2 तरह के टेस्ट हैं। जो एंटीजन टेस्ट होता है वो एक कार्ड के थ्रू टेस्ट होता है, और उसका एविडेंस और डाटा ये है कि 50% लोगों में कोविड होने के बावजूद भी एंटीजन टेस्ट निगेटिव आएगा। यानी कि अगर 100 कोविड के मरीजों का एंटीजन टेस्ट करा जाएगा तो 50 लोगों में पॉजिटिव आएगा, लेकिन 50 लोग तब भी छूट जाएंगे जिनमें कोविड होगा लेकिन रिजल्ट निगेटिव रहेगा, जबकि उनमें कोविड होगा। दूसरा टेस्ट है RT-PCR टेस्ट, जो कि ज्यादा प्रमाणिक टेस्ट माना जाता है, लेकिन आज के समय में RT-PCR टेस्ट कराना मुश्किल हो रहा है। RT-PCR टेस्ट 30% लोगों में निगेटिव आता है, लेकिन इस बार जो वायरस है, म्यूटेंट वायरस है, उसमें ये भी मात्रा ज्यादा मिल रही, 40 से 50%, यानी कि 40 से 50% लोगों में RT-PCR कोविड होने के बावजूद निगेटिव आ रहा है। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और बहुत से लोग ये मान रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि नहीं मुझे शायद ठंड लग गई है इसलिए है, या साधारण फ्लू है, या बहुत से लोग इसको टाइफाइड का टेस्ट करा के टाइफाइड से कंफ्यूज हो रहे हैं और ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं फिर से सबको बता दूं कि टेस्ट के बिना पर आप ये निर्धारित नहीं कर सकते आज के समय में कि आपको कोविड है कि नहीं। आप अपने लक्षण के आधार पर अपने आप को मान लें। तीसरा एक टेस्ट है जिसके बारे में और भी विशेषज्ञ बताएंगे, जो कि CT स्कैन है। बहुत से लोग पहले ही स्टेज पर CT स्कैन कराने भाग रहे हैं। प्लीज टेस्ट के पीछे भागना छोड़ें। पहले 4 से 5 दिन, जब तक कि आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो रही हो, आपका SpO2 ना गिर रहा हो, प्लीज आप HRCT या थोरैक्स का CT या चेस्ट का CT कराने के लिए मत भागे, क्योंकि वो आपको फिर से कंफ्यूज करेगा। ठीक है। CT में फाइंडिंग आएगी आपको ऑलरेडी कोविड है और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो पहले 5 दिन अगर आप सिर्फ आइसोलेट करके जो कोविड का एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें और ट्रीटमेंट करें, तो बहुत सारे मरीज अपने आप को ये करके और लोगों को इन्फेक्ट करने से बचा सकते हैं और अपने आप को। ठीक है, मतलब वही बात जो कि लगातार प्राइम न्यूज अपने दर्शकों से बोलता हुआ आया है कि अगर आप खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, अगर आप खुद को लॉकडाउन कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से दूसरों की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, आप एंटी कोरोना टास्क फोर्स के भी आप मेंबर रहे हैं, लगातार आपने भी उसको लीड किया है पिछले 1 साल में, कई मीटिंग्स का आप हिस्सा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो वीकली लॉकडाउन का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, इससे कितना लाभ मिलेगा, और जो जनता है उसको कितना गंभीरता से इस लॉकडाउन को लेने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी लोग सड़कों में जा रहे हैं, लोग मास्क ठीक से नहीं लगा रहे। कल रात में स्टूडियो में ही था बैठा हुआ, तो एक सज्जन हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए क्या बोलते हैं कि हमारे कान में दर्द हो जाता है इसलिए हम मास्क नहीं लगाते हैं। तो इस तरह के लोगों को आज आप यहाँ पर क्या समझाना चाहेंगे? एंटी कोरोना टास्क फोर्स की मुहिम ही यही रही है कि क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन को सबसे पहले बचाने के लिए उसके लिए फेस मास्क एक सबसे इम्पोर्टेंट जरिया और बैरियर होता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो लॉकडाउन लगाया गया है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें ब्रेक द चेन ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन करना है। डॉक्टर साहब ने अभी बिल्कुल सही शब्दों में, सही मायने में प्राइम न्यूज के माध्यम से दर्शकों को पूरा बताया, और बिल्कुल अच्छे से उन्होंने पूरी क्लिनिकल गाइडलाइंस को जारी करा। और साथ में बस मैं इसमें 1-2 चीजें और जरूर ऐड करूंगा, क्योंकि अगर हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तभी हम अपने आप को कोविड से बचा पाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला कि हम जब कोविड से पहले निपटे थे, क्योंकि हम सब ने पूरा एक तरह से अपना सशक्त, अपने मन से, अपने हर तरह से पूरा सहयोग करा था, और आज भी हम उसी शक्ति से, नवरात्रों का दिन चल रहे हैं, रमजान का 7 महीना चल रहा है, हम सबके अंदर ईश्वरीय शक्ति है, और ये सब हम चीजें हम अपने घर में रहकर ही कर सकते हैं। बेसिकली हमें कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली पालन करा जाए, और एज अ डॉक्टर जो हमारे पेशेंट्स हैं, चाहे वो माइल्ड पेशेंट्स हो कोविड-19 के, चाहे मॉडरेट पेशेंट्स हो, सीवियर पेशेंट हो, माइल्ड पेशेंट्स में अगर उन पेशेंट्स में जैसे थोड़ी बहुत उनको रेस्पिरेटरी
सिम्टम जैसे दिख रहे हैं, जैसे उनको शायद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, या उनको सांस लेने में हल्की फुल्की परेशानी है, या हल्का फुल्का उनको हाइपोक्सिया है, तो होम आइसोलेशन में रहें। बिल्कुल होम आइसोलेशन से रहने से दो फायदे होंगे, एक तो पैनिक नहीं रहेंगे, और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हम और ओवरबर्डन नहीं करेंगे जो माइल्ड केसेस है। चाहे वो घर में भी अगर हम होम आइसोलेट हो रहे हैं, चाहे कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट प्रिकॉशन को पूरा फॉलो करें, स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन को फॉलो करें, साथ में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया, और हम सब लोग अपने आप को बहुत अच्छे से भी इस बात को जान चुके हैं कि हमारे जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में, चाहे हमारी फीवर के हो, चाहे पैरासिटामोल ले रहे हो पेशेंट, या फिर आइवरमेक्टिन भी ले रहे हो, तो उसके अंदर कम से कम जो भी दवाई ले रहे हो, कम से कम एक अपने फिजिशियन के गाइडेंस में जरूर लें। ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन पे जाके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना करे बिना डॉक्टर की सलाह के साथ ही इस चीज को फॉलो करें। बिल्कुल। दूसरा, जो हमारे मॉडरेट पेशेंट्स हैं, जिसमें हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट, जिसमें थोड़ा पार्शियल ऑक्सीजन लेवल जिसमें 94% या ऑन रूम एयर रहता है, तो उन पेशेंट्स को भी घबराने की बात नहीं है। उनके लिए एडमिटेंस जरूरी है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब प्रतिबद्ध है देश के हर एक नागरिक की जान बचाने के लिए। तो उसमें जो टारगेट ऑक्सीजन सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम पूरा अच्छे से उसकी तरह से ध्यान रखते हुए उसमें पेशेंट को राहत मिलती है। आज रेमडेसिविर का जो प्राइस है, उसके ऊपर वाकई में कैप लगा दी गई, बहुत ही सराहनीय कदम है भारत सरकार का। और साथ में जो कन्वोलेसेंट प्लाज्मा जो हम देते हैं, प्लाज्मा थेरेपी, जो भी एक अभी तक इसके अंदर एक कारगर साबित हुई है कोविड-19 को बचाने के लिए। और आज बहुत सारे प्लाज्मा बैंक और ब्लड बैंक, काफी सारे हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग नीति आयोग। मैं जरूर इस बात में उनको बहुत अच्छे से वो करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने हम सब जितने भी एंटी कोरोना टास्क फोर्स हैं, स्टेट लेवल, जोनल लेवल पे, उन सबकी बिल्कुल रेगुलरली वो मीटिंग्स करते रहे हैं, और उसमें हम सबकी गाइडेंस को फॉलो करते रहे हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पेशेंट को मैं जरूर बताना चाहूंगा, 4 टाइम्स पर डे, 5 टाइम्स पर डे अपने चार्ट को वो जरूर फॉलो करें। कहीं भी ऊपर नीचे कहीं इंस्टेबिलिटी आती है तो कम से कम इसको अलार्म रेज करें। डॉक्टर साहब की बिल्कुल बात सही थी कि तुरंत RT-PCR के ऊपर रश ना करें, सारे सिम्टम्स को देखें। ट्रीटेबल सिम्टम्स होम केयर, आइसोलेशन केयर में बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं। एडमिटेंस इन ICU उन्हीं लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ रही है जिसके अंदर कोई ऑलरेडी मेडिकली कॉम्प्रोमाइज कंडीशन। जी, डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभारी हैं कोविड वार्ड के। आपसे हम एक चीज पहले समझना चाहेंगे, जो प्राइम न्यूज के दर्शक हमको लगातार देख रहे हैं। देखिए, पिछले साल का जो स्ट्रेन था और जो इस साल का स्ट्रेन है, इन दोनों में जो मरीज हैं उनमें किस किस तरह के लक्षणों में अंतर आपने देखा, और जो अटैकिंग उसका मोड था उसमें कितना फर्क है? अगर आप ये एक बार हमारे दर्शकों को समझा देंगे तो शायद वो लोग गंभीर हो पाएंगे कि लॉकडाउन का उनको कितना पालन करना है। पिछले साल के स्ट्रेन और इस साल के स्ट्रेन में थोड़ा डिफरेंस है। तो इस बार जो हमारे एक नया स्ट्रेन दिख रहा है, जिसे हम डबल म्यूटेंट स्ट्रेन बोलते हैं, तो वो भी हमें काफी मात्रा में दिख रहा है। तो इसमें और पिछले बार में अंतर ये है कि इस बार थोड़े लक्षण अलग आ रहे हैं। डायरिया के लक्षण कॉमनली हमें देखने को मिल रहे हैं, दस्त आने वाले, सरदर्द के लक्षण आ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट सिर्फ सरदर्द के साथ आ रहे हैं, बहुत सारे डायरिया के साथ, या जस्ट बॉडी एक या माइल्जिया, शरीर में दर्द होना, तो ऐसे एटिपिकल लक्षणों के साथ भी हम इस बार मिल रहे हैं। दूसरी चीज एक इम्पोर्टेंट ये है कि जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, ये कई बार हमारे वैक्सीनेटेड लोगों में भी अक्सर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको भी सावधानी लेने की आवश्यकता है। हाँ, वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद सीवियर डिजीज होने का खतरा कम हो जाता है। मतलब आपको कोविड तो होगा, लेकिन आप ठीक जल्दी हो जाएंगे। जी, सीवियर डिजीज नहीं होगा, ICU और वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। तो इसलिए कृपया वैक्सीन से घबराए नहीं, वैक्सीन से भागे नहीं, वैक्सीन जरूर लगाएं। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड हो सकता है, जो कि थोड़े म्यूटेशंस आ रहे हैं इस बार, लेकिन जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको गंभीर बीमारी होने का खतरा कम है। बिल्कुल। दूसरी चीज, जैसे पहले डॉक्टर साहब लोगों ने बोला कि ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा हम आजकल देख रहे हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम ओवरबर्डन है, सभी को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, सभी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, सभी को दवाइयां नहीं मिल पा रही। तो हम जितना जल्दी इन लक्षणों को पहचान के इलाज शुरू करेंगे, उतना हो सकता है हम उसे आगे बढ़ने से रोक सकें। तो जैसा हम लोगों को कॉमनली आजकल देखने मिल रहा है कि पेशेंट को फीवर आता रह रहा है, सिम्टम आते रह रहे हैं, तो वो कभी टाइफाइड का टेस्ट करा ले रहे हैं, कभी डेंगू का टेस्ट करा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा न करें। आज के समय में अगर किसी भी इंसान को फीवर आता है, गले में खराश होती है, थोड़ी बहुत सांस की दिक्कत होती है, तो पहला डाउट हमेशा
तरह की टाइफाइड और डेंगू का, तो ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करें। ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस फ्रीली अवेलेबल है। सरकार ने कई सारे स्तरों पे कॉमन दवाएं जैसे कि आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन, ये कॉमन स्तरों पे लोगों को बता रखी है कि ये दवाइयां लेनी है। अगर किसी पेशेंट से आप संपर्क कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कहीं भी आप संपर्क नहीं कर सकते, किसी से ऑनलाइन भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ये ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करें। दूसरा एक और चीज की पीसीआर के ऊपर जो हम लोग बहुत ज्यादा ओवर रिलाई कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, तो पीसीआर जो है वो 70% या 80% लोगों में ही पॉजिटिव आ रहा है। तो बाकी जो बचे 20% है वो निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें तो कोविड नहीं है क्योंकि हमारा तो निगेटिव आ गया। ऐसा ना करें। अगर हमें लक्षण आ रहे हैं तो कोविड का डाउट फिर भी है, तो इसलिए ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करें जिससे हम डिजीज प्रोग्रेशन को रोक सकें। जो बीमारी हम साधारण तौर पर ठीक कर सकते हैं तो उसको गंभीर होने से रोक सकें। तीसरा एक और चीज जो हमें मरीजों में आमतौर पर देखने को मिल रहा है, अगर आपको कोविड आपको लग रहा है कोविड है तो पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन जरूर नापें दिन में 2 या 3 बार, क्योंकि कोविड में जो ऑक्सीजन कम होता है तो मरीज को कई बार पता नहीं चलता है, हम हैप्पी ऑक्सीजन बोलते हैं। तो काफी आगे बढ़ी हुई स्टेज में पता चलता है जब मरीज का सैचुरेशन 60% 70% हो गया होता है, तब अचानक से वो फिर भागना शुरू करता है कि हमें वेंटिलेटर वाले बेड चाहिए और हमें ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन 60-70% पे अनफॉर्चुनेटली हमारा इलाज इतना सफल नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन जरूर नापें। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो आप उससे जरूर नापें। अगर नहीं है तो हम आपस में एक कम्युनिटी के तौर पे ऐसा कर सकते हैं कि जो पेशेंट कोविड से ठीक हो रहे हैं वो अपने पड़ोसियों को हेल्प के तौर पे पल्स ऑक्सीमीटर दे रहे हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसी चीज है, मतलब ये यहाँ पर आपने यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात बताई कि अगर ऑक्सीजन के लेवल को घर में मापा जा सकता है तो उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कोरोना के संपर्क में हैं कि नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन जब कोरोना हमें डायग्नोज हो जाए या हमें सस्पिशन है उसके बाद हमें ऑक्सीजन लेवल जरूर नापना चाहिए, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लेवल तो घटता है लेकिन हमें कई बार पता नहीं चलता है। इसे हम हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। पेशेंट का ऑक्सीजन घटता चला जाता है लेकिन मान लीजिए 100 से 90 वो उसको नहीं पता चलता, 90 से 80 वो उसको नहीं पता चलता है। वो जब लेवल 70 पहुंच जाता है, 60 पहुंच जाता है, तभी पेशेंट को पता चलना शुरू होता है और वो घबराना शुरू करता है। तो अनफॉर्चुनेटली 60% पे जब हम इलाज करते हैं तो इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर हम 90 पे इलाज करते हैं तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए वो ऑक्सीजन नापना काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है जी। तो सारे मरीजों को एटलीस्ट दिन में 2 या 3 बार अपना ऑक्सीजन लेवल जरूर नापना चाहिए। डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद में एक्सपर्ट हैं। आपसे हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि देखिए लगभग 17 लाख से ऐसे ज्यादा के इतनी संख्या है पूरे देश में जो कि इसमें एक्टिव केस हैं, लेकिन जिनका इलाज एलोपैथी की मदद से लगातार अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन अब जो बाकी की आबादी बची है आयुर्वेद पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। अगर आयुर्वेद का सही इस्तेमाल किया जाए तो जो करोड़ों की आबादी अभी घर में है, असुरक्षित है, उसको ठीक रखा जा सकता है। किस तरह के उपचार हमको अपनाने चाहिए, किस तरह की हमारी डाइट होनी चाहिए और वो कौन सी प्रारंभिक औषधियाँ हैं जिनको हम अगर अपने खाने में रोज़मर्रा के हिसाब से शामिल कर लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर देवेश मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हेलो जी आ रही आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही? हेलो आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी एक मिनट, हाँ जी बोलिए आप। मैं ये बताना चाहूंगा कि आज भी एक सेशन को कंट्रोल की पद्धत है। मैं ये बताना चाहूंगा कि एवरेज जो है वो सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या में हमारा आयुर्वेद है। हम कोविड-19 के पेशेंट को जो अब आजकल है 1 साल से हमारा ये प्रयास तो आयुष्मान पहले आयुष गवर्नमेंट की वजह से मैं बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद जो है सुबह से लेकर शाम तक अगर नियम संयम और आहार विहार अगर आदमी ठीक रखता है तो वो कोरोना उसको छू भी नहीं सकता है। मैं अभी आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ जैसे शुरुआत में होती है कि दिनचर्या अपने सबसे पहली चीज होती है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का है और अपना शरीर जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहना है। जो आगे जो है केवल चाहे जो आगे करता है तो उससे कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है। इसके बारे में मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप हर व्यक्ति को केवल इससे ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही अपनी दिनचर्या को कम से कम 4-5 किलोमीटर वो नियमित रूप से वो अगर चलेगा, भ्रमण करेगा, दौड़ेगा तो वो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी डेवलप होगी। इसके साथ साथ योग और प्राणायाम है जो हमारे शरीर के अंतर टिश्यूज होते हैं, 7 शोध हमारे शरीर में होते हैं, 10 नींद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, कोष,
ये सारे चैनल जो हमारे, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना जो हमारे शरीर में जा रहा है वो खाना जब पेट में जाता है तो वो रस बनता है, फिर रस से रक्त का पोषण होता है, फिर रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, हमारे शरीर में ओज की उत्पत्ति होती है। इस तरह से जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसके लिए विशेष तौर से ये हमारे सब लोगों को, हमारे पूरे देशवासी नहीं, पूरी दुनिया को ये सोचना है कि हमको अपने आहार जो है वो बहुत सुव्यवस्थित और संतुलित आहार का सेवन करते रहना है। दिनचर्या, आयुर्वेदिक दिनचर्या अगर वो फॉलो कर रहा है तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम आगे एक के रूप में बताना चाहूंगा कि वो बिल्कुल पूरे रूप से स्वस्थ बना रह सकता है। दिनचर्या में पहले से साथ में बताना चाहूंगा कि दिनचर्या क्या होनी चाहिए जिससे इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। प्रातः काल जब नींद तो अब नहीं उठ पाते हैं लोग, लेकिन कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठ के भ्रमण करें, 3 से 4 गिलास पानी पिए, 5 तुलसी की पत्ती, 5 नीम की पत्ती वो नियमित रूप से सेवन करें और 5 किलोमीटर कम से कम भ्रमण करें। योग और प्राणायाम में हम बताएंगे कि योग और प्राणायाम क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है जिससे कोविड और कोरोना हमारे नहीं हो सकता है। इससे पहले ये प्रक्रिया जो है अपनानी है सब लोगों को। ये 3 से 4 गिलास पानी पीना है, 5 तुलसी की पत्ती, 5 नीम की पत्ती जरूर खाना है। और खाना एक बहुत जो हमारा आज से नहीं सदियों हजारों साल से पहले बताया जा चुका है कि ये इस तरह से विषाणु संक्रमण ये आज से नहीं, ये भयंकर रूप हो गया है। लेकिन ये सारे संक्रमण जो है 5-10 साल पहले से हमारे आयुर्वेद में पहले थे, जिसका इलाज हमारे आयुर्वेद में है। बिल्कुल। अब जिसका इलाज केवल पालन करना है, केवल अगर नियम संयम का पालन कर ले तो मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि हमारा कोई देशवासी जो है वो कोरोना से ग्रस्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल। बता दूं कि काढ़ा क्या पीना है। एक काढ़ा को कुछ भी घर में सब चीजें उपलब्ध है, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, जावित्री, मतलब गरम मसालों का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, कहने का मतलब ये जी। मैं ये बता रहा हूँ कि आयुर्वेद ऐसी चिकित्सा जिंदा है तो केवल आयुर्वेद चिकित्सा। हम ये बताना चाहूंगा कि जितने भी मसाले हैं सब बहुत ही उपयोगी है, सबका अलग अलग रोल है। मैं अभी समय रहेगा तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारे मसाले जो हमारे शरीर के एक एक अंग से कैसे प्रभावित कर उनको कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो उसके लिए मैं बताऊँ में सबसे पहले हम कहाँ बताएंगे जिससे हमारी शरीर की, हमारे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले काली मिर्च, इलायची, लौंग, जावित्री, दालचीनी, ये इसका काढ़ा पहले बनाएंगे। और इसकी मात्रा भी मैं बता दूं, सब लोग काफी जरूर लेके बैठिए क्योंकि बहुत सारे नुस्खे मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कैसे हमारे देशवासी पूरी दुनिया कैसे स्वस्थ बन गए। ठीक। तो उसके लिए आपको जैसे एक आदमी है तो 1 इलायची, 1 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, जावित्री का 1 रेशा और काली मिर्च 5-6, ये एक मात्रा है। जितने लोग हैं उसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। ये इसका काढ़ा बिल्कुल ठीक है। तो ये काढ़ा निश्चित रूप से लोगों को स्वस्थ रखेगा और उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। डॉक्टर अनूप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर जी, डॉक्टर अनूप, सब कुछ जरूर डालना रहेगा। ठीक है। डॉक्टर अनूप, जिस तरह से इन्होंने एक तरह से आयुर्वेदिक उपचार बताया जो कि प्राथमिक उपचार के तौर पर बेहद लाभदायक होगा और निश्चित रूप से लोगों को स्वस्थ रखेगा, लेकिन जो एक बड़ा प्रश्न लोगों के मन में ये भी है कि दिनचर्या में लोग जिस तरह से पहले टहलने जाते हैं, लेकिन अब देखा गया है कि मास्क लगाने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई फेफड़ों में बहुत कम हो जाती है। आप ऐसे लोगों को क्या समझाना चाहेंगे? क्या मास्क लगाकर साइकिलिंग करना, ट्रैकिंग करना या बाहर घूमना, दौड़ना पूरी तरह से पहले की तरह ठीक है, या लोगों को अब घर में थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए? देखिए, जो प्रेजेंट समय है ऐसे समय में मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि आप बाहर ट्रैकिंग, जॉगिंग या साइकिलिंग के लिए निकलें। जिसके लिए घर में कमरे हैं उस कमरे के अंदर आधा घंटे की वॉक कर सकते हैं या छत है वहां पर वॉक करें, क्योंकि नेचुरली जब आप वॉक कर रहे हैं आधा घंटे तो ऑक्सीजन की नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी कमी होती है। मास्क लगा के वो आपके लिए थोड़ा सा खतरा पैदा कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम इस 20-25 दिन अपनी इंडोर एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा पर ध्यान दें, तो जो काम आप दौड़ लगा के या साइकिलिंग करके कर रहे हैं वो योगा, प्राणायाम, एरोबिक एक्सरसाइजेस, डांस फॉर्म में, वॉक करने के फॉर्म में आप घर के अंदर भी कर सकते हैं।
तो किसी भी तरह की इंडोर एक्सरसाइज को आप आधा घंटे के लिए फॉलो करें। और आपके माध्यम से मैं दो इम्पोर्टेंट बातें कहना चाहता हूँ इस समय लोगों को, बिल्कुल, कि किन लोगों को घबराने की जरूरत है। वो व्यक्ति जो 50 साल से ज्यादा की उम्र है, वो व्यक्ति जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति जिनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, या कोई और बीमारियां जैसे कैंसर की बीमारी या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इस तरह की जिसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दवा चल रही है, ऐसे व्यक्ति को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप होम आइसोलेशन में रह रहे हैं तो तब आप चिंता करें। जैसा डॉक्टर रजनीश ने बताया कि आपको अपना SpO2 रोज दिन में 3 बार मेजर करना है। जो भी ये SpO2 यानी कि ऑक्सीजन लेवल मापने की मशीनें 150,000 की मिल रही है, वो इस समय बाजार में बहुत तरह की कंपनियों की उपलब्ध है। इसमें कुछ अच्छी भी है, कुछ खराब है। तो कभी भी आप अपनी एक रीडिंग पर परेशान होकर विश्वास मत करें, बिल्कुल, और हमेशा उसको फिंगर में 30 सेकंड तक लगाए रखें और तब रीडिंग आए तब आप हो। कभी भी आपकी 2 लगातार रीडिंग 94-93% से कम हो तब आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपका फीवर 7-8 दिन के बावजूद 1 और 2 और 3 बना हुआ है तो आपको सावधानी की जरूरत है। जरूरी बात। आपको नॉर्मल सांस लेने में परेशानी हो रही है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। एक डॉक्टर रजनीश ने बताया हैप्पी हार्ट में हाइपोक्सिया, उसको मापने का तरीका ये है कि आप अपने ही कमरे में 6 मिनट तक चलें नॉर्मल स्पीड से, उसके बाद अपना ऑक्सीजन लेवल मेजर करें। अगर वो आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे गिर रहा है तो ये एक साइन है कि आपको खतरा हो सकता है कोविड से, आपको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप कब किस समय अलार्मिंग सिचुएशन में है, ये अलार्मिंग सिग्नल आपको जानना जरूरी है। एक दूसरी चीज मैं लगातार देख रहा हूँ क्योंकि मेरे स्वयं के अस्पताल में भी वैक्सीनेशन हो रहा है। बहुत से लोग जब उनको फीवर खांसी जुकाम शुरू हो रहा है तो वैक्सीन लगवाने आ जाते हैं। बहुत जरूरी बात है आपने बोली। आप सबसे निवेदन है आपके माध्यम से कि यदि आपको खांसी बुखार जुकाम हो रहा है तो इसका मतलब आपको कोविड शायद हो गया है। जब आपको कोविड अभी हो गया है तो आपको इस समय वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर ऑटोमेटिक एंटीबॉडीज 10 दिन बाद बन जाएंगी। अगर आप वैक्सीन ही लगवाने आ रहे हैं तो आप औरों को भी कोविड फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत जरूरी। कृपया अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम है तो वैक्सीन ना लगवाने आए। दूसरा, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद 1 से 2 दिन तक हल्का बुखार, बॉडी एक, सर में दर्द रह सकता है। ऐसी स्थिति में आप सिंपल पैरासिटामोल 500 या 650 मिलीग्राम की दवा 2 से 3 बार ले सकते हैं। लेकिन जब ये फीवर आपका 2 दिन के आगे बढ़ रहा है तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कोविड के सिम्टम नहीं थे लेकिन शायद आपको ये सिम्टोमेटिक कोविड था, आपने वैक्सीन लगवाई और उसके 2 दिन बाद आपको जो कोविड का बुखार आया, आप उसको वैक्सीन के बुखार से कंफ्यूज हो रहे हो। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप ये मत समझें कि वैक्सीन के कारण बुखार हो गया है। वो एक्चुअली आपको बुखार था जो तब नहीं आया था, अब वो आ गया है, उभर कर आया है। इस बात को ध्यान रख के आ गया है। ऐसी स्थिति में अगेन आपको फिजिशियन को दिखाना है और कोविड के बारे में सोचना और कोविड की दवाइयां शुरू करनी। बिल्कुल। तो हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ भी जुड़े हुए। डॉक्टर सिद्धार्थ, जिस तरह से इन्होंने वैक्सीन की बात बताई, ये बहुत ही जरूरी बात है क्योंकि तमाम ऐसी रिपोर्ट सामने आई। इजराइल की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि वहां पर जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उनको कोरोना का खतरा 5.7% बना हुआ है, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली उनको 0.7% है। तो इस तरह की भी अब कुछ स्टडीज सामने आ रही हैं कि वैक्सीन जिन्होंने जल्दबाजी में ली है, कि मतलब स्वस्थ नहीं थे, जाके वैक्सीन ले ली, उनको खतरा ज्यादा है इस वक्त। तो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैक्सीन जरूरी है लेकिन पहले स्वस्थ रहें, इस बात को भी पुख्ता करना बहुत जरूरी है। एक बार हमारे दर्शकों को यह समझा दीजिए। बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही तरीके से बताया। और जब तक हम इस हार्मोन स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी में रहेंगे तो मैं तो ये बोलूंगा हम और ज्यादा अपने शरीर में बीमारी को आमंत्रित करेंगे। जब तक हम मोर अवेयरनेस और राइट नॉलेज के साथ जिएंगे तब तक हमारा हर एक एक्शन फिट, फाइन और हेल्दी लाइफ लॉन्ग के लिए बना रहेगा। इसीलिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। कोरोना से हमें डरना नहीं है, कोरोना से हमें लड़ना है। वैक्सीन लगवानी है। अगर किसी भी तरह की कोई मेडिकल
कॉम्प्रोमाइज कोई कंडीशन कोई खराब नहीं, आप हेल्दी हैं, लगवाएं। दूसरा, कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स के बारे में बता सकता हूँ, जैसे जम स्टिक्स है, कोकोनट वाटर है, लेमन है, हल्दी है, पंपकिन सीड्स है, रेड कैप्सिकम है, ये सब करें। स्ट्रेस को अवॉइड करें, प्राणायाम को करें, प्रॉपर रेस्ट करें और हाइजीन को मेंटेन करें। और साथ में जो भी आप खा रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स, चाहे कुक्ड फूड लें, पानी लें, अनहेल्दी फूड कुछ ना लें। और जो भी आपको अवॉइड करना है, वही क्या करना है, हैंडशेक अवॉइड करना है, क्राउडेड प्लेसेस में जाना अवॉइड करना है, बाहर जाना अवॉइड करना है, अननेसेसरी ट्रैवल करना अवॉइड करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है और पैनिक को अवॉइड करना है। तो इन सब चीजों से आप कोरोना से अपने आप अच्छे से बच पाएंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं, प्रभारी हैं कोविड वार्ड की, डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव। डॉक्टर रजनीश, आपने भी पहले बहुत अच्छे से विस्तार से आपने बताया था कि किस तरह से ऑक्सीजन के लेवल को मापा जा सकता है। एक जो सबसे बड़ा वहम लोगों के मन में है वो ये है कि अगर वो घर में रहेंगे या बाहर जाते हैं तो इससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ना है जब तक कि वो किसी कोरोना के पेशेंट के संपर्क में नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को आप यहाँ पर क्या समझाना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि तमाम ऐसे डॉक्टर्स, तमाम ऐसे कर्मचारी संक्रमित हो गए जो कि सीधे तौर पर संपर्क में नहीं भी आ रहे थे, तब भी वो लोग संक्रमित हो गए। लॉकडाउन कितना अहम है, मास्क कितना अहम है, सैनिटाइजर किस तरह से लोगों की जान बचा सकता है? ये निश्चित रूप से बहुत अहम है, क्योंकि अब जी शुरू के स्टेज में पहले होता है और उस समय लक्षण नहीं आ रहे हो, लोग एसिम्प्टोमेटिक हो, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि अगर आदमी संक्रमित है कि नहीं संक्रमित है। तो इसलिए जब तक हम श्योर ना हो तब तक हर आदमी को पक्का ट्रीट करें, हर आदमी से ही सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, 6 गज की दूरी और मास्क जरूरी वाली चीजें हमेशा बना के रखें। तो इसलिए पहली चीज है। सेकंड चीज, लॉकडाउन निश्चित रूप से अहम है, क्योंकि इतना हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफी ओवरबर्डन है, हॉस्पिटल में बेड्स और ऑक्सीजन इवन दवाइयों की कमी है। तो अगर इससे और जोर ऐसे ही पड़ता रहा तो निश्चित रूप से भयावह स्थिति हो जाएगी। तो इस समय लॉकडाउन निश्चित रूप से जो अभी संडे का कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से आवश्यक है। तमाम ऐसे पेशेंट हैं जो कि समान रूप से बीमार हो रहे हैं, जिनको जरूरत ओपीडी की, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं डॉक्टर ननू, जिस तरह से ओपीडी की उनको सेवा चाहिए लेकिन वो वहां पर नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप यहां पर क्या संदेश देंगे? क्या टेलीमेडिसिन एक इसका अच्छा साधन हो सकता है? क्योंकि अगर वो अस्पताल जाएंगे तो निश्चित रूप से संक्रमित होकर ही आएंगे। जी बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेट है। ये कोरोना की वजह से आम मरीज भी काफी सफर कर रहे हैं, उनकी ओपीडी सेवाएं इतनी अच्छे तरह से नहीं चल पा रही हैं और उनका इलाज बाधित हो रहा है। तो ऐसे में हम ये कहना चाहेंगे, जितना हो सके अपने डॉक्टर से ऑनलाइन माध्यमों के जरिए कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें। टेली कंसल्टेशन, व्हाट्सएप या फोन से इस तरह से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल जाना अवॉइड करें, वो नहीं जिनको की कोई इम्यून सप्रेशन वाली बीमारी है, जैसे लीवर या किडनी के मरीज, हार्ट के मरीज, इन लोगों को हॉस्पिटल जाना इस समय अवॉइड करना चाहिए। दवाइयां जो चल रही हो अपने फिजिशियन के सलाह लेके उसको खुद ही कंटिन्यू करें। बिल्कुल। आप कुछ बोल रहे थे बीच में डॉक्टर अनूप? हाँ, मैं एक्चुअली वैक्सीनेशन से संबंधित 2 बात और आपके माध्यम से जब तक पहुंचाना चाहता हूँ जी। बहुत से लोगों की भ्रम है कि उन्होंने 1 डोज या 2 डोज वैक्सीन की लगा ली है, अब वो खुलेआम घूम सकते हैं, अब उनको कोरोना से कुछ नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप वैक्सीन से क्या होता है कि जब वैक्सीन आपको दूसरी डोज की लग गई है, उसके 4 हफ्ते बाद आपको प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन किस चीज का मिलता है? प्रोटेक्शन आपको ये नहीं मिलता है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता, आपको प्रोटेक्शन इस बात का मिलता है कि आपको जब भी कोरोना होगा तो आपको सीवियर डिजीज नहीं होगी, यानी कि आप वेंटिलेटर तक या क्रिटिकल हालत में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आपको वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो सकता है। तो कृपया सभी लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुने और समझें कि वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि हम भीड़ भाड़ की जगहों पे खुलेआम बिना मास्क लगाए घूमे कि अब हमें कोरोना नहीं हो सकता है। प्लीज, आपको भी कोरोना हो सकता है, सिर्फ फर्क इतना है कि आम आदमी को सीवियर कोरोना हो सकता है, आप शायद वेंटिलेटर तक ना पहुंचे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग बिना प्रॉपर समय लिए हुए वैक्सीनेशन के लिए भीड़ लगा रहे हैं और अस्पतालों में लाइन लगा रहे हैं। ये एक और बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि इसमें से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक कोविड हो उस समय और वो एक दूसरे को फैला रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है दर्शकों से कि आपको जब भी कोविड वैक्सीन के लिए जाना है, पहले आरोग्य सेतु या कोविन ऐप के माध्यम से
अपना टाइम पर प्री रजिस्ट्रेशन कर लें। उस अस्पताल में जहां भी प्राइवेट या सरकारी में जा रहे हैं, फोन करके एक निर्धारित समय से जाएं, भीड़ वहां पर ना बढ़ाएं, क्योंकि ये आपके लिए और दूसरे के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर, एक चीज यहाँ पर हम और भी आपसे यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग डरे हुए हैं अस्पतालों को लेकर, लोग ये बोल रहे हैं कि अस्पताल में जाएंगे तो हम शायद सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, तो जिनको कोरोना के सिम्टम्स हैं भी वो भी अस्पताल जाना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप यहाँ पर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, अगर वो ज्यादा गंभीर हो चुके हैं तो निश्चित रूप से उनको अस्पताल जाना ही पड़ेगा, लेकिन लोग डर की वजह से भी कई बार नहीं जा रहे हैं। देखिए, इसीलिए मैंने बताया कि ज्यादातर लोगों को जिनको सिर्फ बुखार, खांसी, जुकाम है, ज्यादातर लोगों को पहले 5 दिन 7 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो फिजिशियन के या अपने जो भी डॉक्टर के कांटेक्ट में, उनसे कांटेक्ट लेके कोविड की दवा लें। उनको अस्पताल जाने की कब जरूरत है ये समझना है। बिल्कुल, जब उनका ऑक्सीजन लेवल 93-94 से नीचे गिर रहा हो, जब उनकी सांस फूल रही हो लगातार, जब उनका बुखार 6-7 दिन के बावजूद 1, 2 या 3 बना हुआ है, ये वो समय है जब उनको अस्पताल जाने की जरूरत है। और अगर आप ऐसे समय में अस्पताल जाने से डिले करते हैं तो आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। देखिए, कोरोना हो गया है, हाँ। आपको अस्पताल तब नहीं जाना है जब आपको कोविड नहीं हुआ है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं और अगर आप समय रहते अस्पताल नहीं जाएंगे तो ये आप मान लीजिए कि आपको डिजीज भयावह रूप ले लेगी, आपको लंग्स को ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो शायद अस्पताल में इलाज लेने के बावजूद आपको बचाना मुश्किल हो। तो अस्पताल जाने से घबराए नहीं, जरूरत होने पर अस्पताल जरूर जाए। बिल्कुल। डॉक्टर देवेश हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर देवेश, इस बार के स्ट्रेन में जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली वो ये भी था कि बच्चों में संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। बच्चों के लिए किस तरह से रेमेडीज हैं, उनका खान पान किस तरह का होना चाहिए, और क्या विटामिन सी की मात्रा अत्यावश्यक है बच्चों को भी देनी जितनी कि बड़े बुजुर्गों के लिए है? मैं अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के पास बिना मैं लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल पूरी दुनिया को बता सकता हूँ। वो ये करना है कि हमारे यहाँ नट और तेल आता है। अगर किसी को और तेल नहीं मिल जाए, घर में सरसों का तेल उपलब्ध है, नारियल का तेल उपलब्ध है, ये 2 से 4 दिन बच्चों को केवल नाक से लगा दिया जाए, नाक में ऐसे करके तेल, और बाकी बड़े को अब जबकि हमारा देशवासी जो है खुल रहा है तो वो सब लोग 4 से 6 बूंद नाक में तो पीछे करके इसको नाक में 4 बूंद इधर डाल के क्या गिनती गिनेंगे लेते लेते, और उसके बाद टॉयलेट लेके उठ के गर्म पानी 1 गिलास आधा गिलास गर्म पानी रखेंगे, उसमें नमक डाल के रखेंगे, नमक पानी से गरा रखेंगे। ये प्रोसेस अगर रेगुलर कर रहे हैं तो हमारा लेवल स्टडीज जो है हमारे गले का उसको हम बताए रखेंगे, लेवल प्रोसेस को जहाँ से कोरोना एंटर करता है उसको हम बताए रखेंगे। अगर ये सुबह और शाम 2 टाइम अगर हमने ये मैसेज करवा दिया तो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को कोरोना एंटर नहीं करने कर पाएगा। नंबर 1 चीज। दूसरी चीज जो है टेस्ट जो है हमको बताए रखना है, उसके लिए हमको कपालभाति सांस को जो बाहर फेंकने की प्रक्रिया होती है, अनुलोम विलोम है और ध्यान भी है। ये 3 चीजें अल्टरनेट करनी है। पहले 100 बार सांस को बाहर फेंकेंगे, सांस को बाहर फेंकेंगे 100 बार, फिर उसके बाद अनुलोम विलोम सांस को पहले ऊपर खींचेंगे, फिर इधर खींचेंगे, फिर इधर खींच के दूसरी तरफ से निकाल के फिर खींचेंगे। ये प्रक्रिया अनुलोम विलोम सब जनता पूरा योग हमारा भारत पूरा कर रहे हैं, तो सब लोग अनुलोम विलोम करेंगे, फिर आंख से गंभीर प्राणायाम करेंगे, नियमित करेंगे। इससे मन को शांति देना है, शरीर और मन को शांत करना बहुत जरूरी है। धनात्मक सोच रखनी है, अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है। आपको कोरोना अगर हो भी गया है तो भी आपको आत्मविश्वास के साथ ये सारी प्रक्रियाएं आयुर्वेद में सारी चिकित्सा उपलब्ध है। आयुर्वेद में जो मेन जो कोरोना अटैक होता है वो चेस्ट से होता है, लंग्स से होता है और भी कई जगह पे होता है, लेकिन मेन अटैक जो है हमारे लंग्स से होता है। इसको बचाने के लिए हमारे पास आयुर्वेद की बहुत अच्छी औषधियां हैं, हमारे पास बहुत अच्छे भस्म है जो अंदर तक जो लेखन कर्म करते हैं, छेदन कर्म करते हैं। अगर कोई भी स्वेलिंग हो रही है या कोई भी टॉक्सिक हमारे लंग्स पे फेफड़े में अगर जमा हो रहा है तो वो सब लेखन कर्म करके, छेदन कर्म करके हमारे शरीर से, मैं पंचकर्म का विशेषज्ञ भी हूँ, पंचकर्म के द्वारा जो है वमन और नस्य, ये जो हमने नस्य बताया, नस्य बहुत उपयोगी चीज है। दम के साथ लोग कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, जैसे कोरोना में अटैक इस समय से पड़ रहा है, दमा दम के साथ जाता है, लोग कहते हैं नहीं। मैं डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव
मैं बताना चाहूंगा ये विशेषज्ञ होने के नाते कि दवा कम से कम दवा आदेश जाता है। क्रॉनिक से क्रॉनिक कोई भी पेशेंट है उसको हम दमे से अस्थमा से बचाए रख सकते हैं। वो आयुर्वेद में गुणमन निर्देशन नष्ट ये सारी प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोग करते हैं। हमारे पूरे देश में आयुर्वेदिक चिकित्सालय हमारे उपलब्ध है और हमने कहीं कहीं जहाँ स्पेशलिटी है वहाँ पे हमारे पंचकर्म की भी व्यवस्था है। हमारे पंचकर्म के और सेंटर हो रहे हैं। पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारे अपने शरीर की बना के शरीर को रेजोनेंस कर देती है। हर व्यक्ति को साल में 2 बार पंचकर्म करना अगर करवा लिया उसने तो उसको कोई रोग छू नहीं सकता, कोई संक्रमण आ नहीं सकता। ये प्रक्रिया है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा जो वो है कि हमारे शरीर जो है क्षारीय और अम्लीय 2 तत्वों से बना हुआ है। क्षारीय तत्व की हमारे शरीर में अधिकता होती है। क्षारीय तत्व को मिलते कहाँ से? क्षारीय तत्व हमको फल फूल सब्जियों से मिलते हैं, हमारी जड़ी बूटियों से मिलते हैं। जड़ी बूटियां जो होती है वो क्षारीय होती है। तो इन सारी औषधियों के द्वारा अगर जो है हम कहें वमन नस्य जो हम नस्य हर आदमी अपने घर में पंचकर्म नस्य अपने कर सकता है। ये हम प्रक्रिया इसी करके हम आपको बता रहे हैं। हमारे देशवासी सब लोगों को बता रहे हैं कि नस्य अगर करेंगे तो आपको कोरोना छू नहीं सकता। हमारे बच्चों को हम बता सकते हैं। ठीक है। योग और प्राणायाम में वमन विवेचन ये कपालभाति गांधी ये करते रहेंगे। ठीक है, ये प्राणायाम बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अंत में हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, तो डॉक्टर सिद्धार्थ हम आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसे रास्ता है जिससे कि दवाओं पर ज्यादा निर्भर ना होकर हम अपना इलाज घर पर ही कर सके और हमें इलाज की जरूरत ना पड़े? तो लॉकडाउन का कितना इसमें रोल हो सकता है, मास्क सैनिटाइजर का कितना रोल हो सकता है, एक बार जाते जाते एक संदेश हमारे दर्शकों को आप देते जाइए। डॉक्टर सिद्धार्थ हमारे साथ नहीं, तो डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। तो यहां पर हम आपसे एक बार समझना चाहेंगे चलते चलते कि कोरोना वार्ड को आप लगातार देखते हैं, आपको क्या लगता है कि कोरोना की चपेट में आने से पहले अगर हम अपना ध्यान रखें, अपने आप को घर में बंद रखें, तो कितना इससे हम खुद को भी बचा सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं? एक बार हमारे प्राइम न्यूज के दर्शकों को आप यहाँ पर बता सकते हैं। जी बिल्कुल, वही सबसे बेस्ट चीज है आज के समय को देखते हुए, क्योंकि अगर हम खुद को बचाएंगे तो अपने परिवार को बचाएंगे और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ओवरबर्डन होने से भी रोक सकेंगे और साथ साथ अपनी जान भी बचा सकेंगे। तो निश्चित रूप से मास्क, सैनिटाइजर और हमारी सोशल डिस्टेंसिंग यही हमारा मेन हथियार है जिससे हम लड़ाई से जीत सकते हैं। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने विस्तार से बताया कि किस तरह से कोरोना महामारी का दौर लगातार जारी है। जैसा हमने अनुमान लगाया था कि कोरोना हमारे बीच से जा चुका है, लेकिन म्यूटेट होकर जिस तरह से उसने फिर से हम पर हमला किया है, निश्चित रूप से यह संकेत बिल्कुल साफ है कि अभी भी कोरोना से एक लंबी लड़ाई हमको लड़नी है और वो लड़ाई निश्चित रूप से बाहर निकलकर तो नहीं लड़ी जा सकती। इसका रास्ता सिर्फ ये है कि आप घर में बैठें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, मास्क का वैसा ही प्रयोग करें जैसा आपने पिछले साल करके दिखाया था, सैनिटाइजर के महत्व को आप वापस से उसी तरह से महसूस करें जिस तरह से पिछले साल आपने इसका इस्तेमाल किया था। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ, अपने परिवार को और अपने समाज को इसी तरह से सुरक्षित रखिए। नमस्कार।